गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी एक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर लॉडिंग गुड। आज 26 फरवरी 2021 है। दिन की शुरुआत करेंगे डेनियल कहनेमैन, एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। इनको 2002 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। और इनकी एक बहुत ही खूबसूरत किताब मैंने पढ़ी है। किताब का नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ये किताब साइकोलॉजी के ऊपर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। उनका एक कोट है, इट्स ए वंडरफुल थिंग टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आशावादी होना जो है ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इट कीप्स यू हेल्थी एंड इट कीप्स यू रेजिलियंट, राइट। इट ऑल स्टार्ट्स विथ आवर थिंकिंग। हमारे जो विचार हैं, इफ़ वी आर पॉजिटिव इन आवर थॉट्स, ऑप्टिमिस्टिक अगर हम हैं, आशावादी हैं, तो इट विल कीप अस हेल्थी एज वेल। और रेजिलियंट भी हमें बनाते हैं, हमें रोबस्ट बनाते हैं सिर्फ हमारे पॉजिटिव विचार। थिंक अबाउट इट। आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। आज का सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो इट्स दिस वन, द एब्सर्डिटी ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स, हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर मंथ एंड सेल चल रहा है। ये 28 फरवरी तक चलेगा। इसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, ऊपर से एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा व्हेन यू यूज़ दिस कोड। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी, तो आज ही डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप। लेक्चर की पीडीएफ के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। कल जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आज का पहला प्रश्न है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक कौन सा ऐसा शहर है जिसने 2019 के कंपैरिजन में 2020 में विंटर पोल्यूशन जो है वो कम रहा, राइट, सबसे कम रहा। तो ये हैं चार नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर। फिर एक कोवैक्स इनिशिएटिव है, ये यूनाइटेड नेशंस का इनिशिएटिव है। तो कोवैक्स इनिशिएटिव के तहत कौन सा ऐसा पहला देश है जिसको कोरोना वायरस की वैक्सीन मिली? 2008 की बात करें तो 2008 में म्यांमार में कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया, एक अमेंडमेंट किया गया, और 25% रिजर्वेशन जो है वो किस कैटेगरी के लिए रखा गया है? चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, एक नए व्यक्ति को चेयरमैन बनाया गया है, तो उनका नाम क्या है? और लास्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन जो है वो पहले स्टेट सब्जेक्ट में था, उसको चेंज करके कॉन्करेंट सब्जेक्ट में रखा गया, कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया, सॉरी। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन को कब रखा गया था? इन विच ईयर? ये है आपका प्रश्न। तो सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीन इन इक्विटीज़ के बारे में। इससे पहले की हमारी जो डिस्कशन थी उसकी एक छोटी सी ब्रीफ आपको दे दूं। हमने ये बात की थी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या फिर गवर्नमेंट जो बॉडी है उसके माध्यम से वैक्सीनेट किया जा रहा है लोगों को। और अभी 3-4 दिन पहले हमने जो अजीम प्रेमजी साहब हैं, तो उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था कि अगर आपको लगभग 500 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करना है तो प्राइवेट प्लेयर्स को ऐड कर दीजिए, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ऑन बोर्ड लाइए। आप 60 डेज़ में 500 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने क्लेम किया था। और उनकी बात जो है वो भी सही है। कुछ बेसिक फैक्ट्स को अगर आप देखें तो हमारे देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो हैं ही, लेकिन उनसे कई गुना अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रहा है। आज भी हम जब बीमार होते हैं, और हम नहीं लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियंस को देख लीजिए, कोई ब्यूरोक्रेट्स को देख लीजिए, इनफैक्ट डॉक्टर्स को भी देख लीजिए, अगर आपके कोई रिलेटिव डॉक्टर हैं और उनको कोई सर्जरी या फिर कोई ऐसी आवश्यकता हुई, तो आप देखिएगा कि दे विल नॉट रन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे, इज़न्ट इट? तो ये किस बात का इंडिकेशन है? ये इस बात का इंडिकेशन है कि हमारे देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कई गुना अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स का रहा है। सेम थिंग गोज विद गवर्नमेंट कंपनीज एज वेल। गवर्नमेंट कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज को आप देखें, फॉर एग्जांपल बीएसएनएल। तो बीएसएनएल को अगर आप जियो के साथ कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि जियो जो है ज़्यादा इनोवेटिव हैं, ज़्यादा लोग जियो के कार्ड्स यूज़ करते हैं, ज़्यादा अच्छी सर्विसेज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको जियो में मिलेगी, नॉट इन बीएसएनएल। क्योंकि गवर्नमेंट का एक काम करने का अलग तरीका होता है, प्राइवेट प्लेयर्स का काम करने का एक अलग तरीका होता है। तो ये सारी चीज़ों का डिफरेंस जो है वो हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी देखने को मिलता है। अब सरकार ने ये तय किया है कि जिनकी एज 60 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा है
और वे सारे लोग जो 45 इयर्स या फिर उससे ज़्यादा की एज है उनकी, और जिनको कोमोर्बिडिटीज़ हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोगों को कोमोर्बिडिटीज़ हैं, ख़ास करके जो हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे कि ब्लड प्रेशर, बीपी होना, हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज़ एक्सेट्रा। इस प्रकार के डिजीज़ वाले लोग जो हैं वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल और ये सारी चीज़ें जो काफ़ी चेंज हो गई, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये बीमारियां हैं। और अगर आपको इस प्रकार की बीमारियां हैं, राइट, तो कोविड-19 अगर आपको हो जाता है तो मृत्यु के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सरकार ने ये तय किया है कि 1 मार्च 2021 से 20,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनको भी ऑन बोर्ड लाया जाएगा, और कोविड वैक्सीन जो है वो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल से भी मिलेगी। लगभग 10,000 जितनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट साइट्स हैं जहां से आपको कोविड वैक्सीनेशन मिलती है। अब 20,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसमें ऐड हो जाएंगे, तो लगभग 30,000 से भी ज़्यादा सेंटर्स हो जाएंगे जहां से आप कोविड-19 की वैक्सीन ले सकते हैं। आज के इकोनॉमिक टाइम्स का फर्स्ट पेज अगर आप देखेंगे तो उसमें एक छोटी सी खबर है। छोटी सी खबर ये है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, कि जो गवर्नमेंट है ये प्राइवेट प्लेयर्स को जो वैक्सीनेशन है ये फ्री में प्रोवाइड करेगी। अगेन आई वुड रिपीट, आज के इकोनॉमिक टाइम्स के फर्स्ट पेज के ऊपर ये खबर है कि सरकार जो है ये प्राइवेट प्लेयर्स को फ्री में वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेगी। अब हमें देखना यह है कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स वैक्सीनेशन के लिए हमें चार्ज करेगी या नहीं। अगर वो चार्ज करते हैं तो इट्स नॉट इलॉजिकल, वो लॉजिकल हैं, क्योंकि उनका स्टाफ जो है, लेट्स से एक हॉस्पिटल में अलग से उनको एक डिपार्टमेंट क्रिएट करना होगा, जो अपनी स्पेस है उसमें से लेट्स से 2-3 रूम्स जो हैं वो कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए रखने होंगे, कुछ स्टाफ जो हैं उनको वहाँ पर एलोकेट करना होगा। तो ये सारी सर्विसेज का खर्च जो है वो हमसे अगर कलेक्ट करते हैं तो दैट्स फाइन, बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो वैक्सीनेशन का चार्ज हमसे लेंगे या नहीं। ये देखने की बात होगी, वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर इट। सरकार का टारगेट ये है कि 270 मिलियन लोगों को जुलाई तक वैक्सीनेट करना है, जुलाई 2021 तक वैक्सीनेट करना है। और जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स को ऐड किया है यहाँ पर, तो ये आंकड़ा जो है वो डेफिनेटली हम अचीव कर पाएंगे। अभी तक की जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो रही है। 13 मिलियन यानी कि 1,30,00,000 लोगों को ही हम 6 हफ्तों में वैक्सीनेट कर पाए हैं। और बहुत सारे ऐसे हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं, राइट, वो एक प्रकार की हेजिस्टेंसी दिखाते हैं, राइट, एक ओपोजिशन दिखाते हैं वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं। अगर आप हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं तो यू नो मेनी थिंग्स अबाउट हेल्थ सेक्टर, इजंट इट। तो जब हेल्थ केयर वर्कर्स ही वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं हैं, तो एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज जो है वो हम सब को मिलता है कि भाई अगर डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल का जो दूसरा स्टाफ है वो वैक्सीनेशन लेने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हम क्यों लें। Crucial to increasing vaccine uptake in private hospitals will be the cost of vaccination, especially when it is available for free at government sites. अगर गवर्नमेंट साइट्स पर आपको फ्री में वैक्सीनेशन मिलती है तो फिर आप प्राइवेट प्लेयर्स के पास क्यों जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फ्री में वैक्सीन देगी, लेकिन अगर वो हमें चार्ज करते हैं और ज़्यादा चार्ज करेंगे तो फिर ये जो पूरा प्लान है, ये जो टारगेट है वो शायद हम अचीव ना कर पाएँ। जो अजीम प्रेमजी साहब ने जो टारगेट दिया था या फिर जो एक आंकड़ा दिया था कि लगभग 500 मिलियन को हम वैक्सीनेट कर पाएंगे, शायद वो भी ना कर पाएँ अगर प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होगी। तो मैं ये भी बात को मानता हूँ कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके लिए 2-3-5 हज़ार रुपये इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, तो उन लोगों को तो डेफिनेटली पैसे पे करके जल्द से जल्द कोविड-19 की वैक्सीनेशन जो है वो लेनी चाहिए, ऐसा मेरा एक मानना है। ऑफ कोर्स सेफ्टी और ये सारी चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट को उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको वेल इन्फॉर्म्ड करना पड़ेगा। नाउ डियर फ्रेंड्स, जब हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें तो इट्स वेरी शॉकिंग कि हमारे देश में एडल्ट्स जो हैं, राइट, तो 3 में से 1 व्यक्ति ऐसा है हमारे देश में जिसको हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है। इट्स ब्लड प्रेशर की बीमारी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट एंड योर हेल्थ सेट। आप किस प्रकार की लाइफ जीते हैं और आप किस प्रकार के विचार में उलझे रहते हैं, उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ब्लड प्रेशर के ऊपर।
दूसरी चीज़, इट इज़ 1 in 10 इन द केस ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ भी ऐसा है कि 10 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज़ होता है, और अवेयरनेस जो है वो 50% लोगों को ही है। बहुत कम लोगों को पता है कि उनको डायबिटीज़ है। सेम थिंग गोज़ विथ बीपी या फिर हाइपरटेंशन। बहुत कम लोगों को पता है कि उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। जब एक तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और तब जब वो हॉस्पिटल विजिट करते हैं या फिर उनको ले जाया जाता है इमरजेंसी में, तब जब चेक किया जाता है तब पता चलता है कि इस व्यक्ति को तो ब्लड प्रेशर है। द ट्रेंड इज़ द सेम फॉर फ्यू अदर डिजीजेस दैट मेक ए पर्सन एलिजिबल फॉर वैक्सीन। बहुत सारे ऐसे दूसरी बीमारियां हैं जिसमें लोगों को पता नहीं है लेकिन उनको वो बीमारी है, तो ये सारे लोग जो हैं ये वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं। एक ऐसी सिस्टम भी क्रिएट करनी चाहिए कि अगर आपका नाम जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप आधार कार्ड लेकर लेट्स से किसी सेंटर में जाएं, तो आपका आधार कार्ड और आपका वेरिफिकेशन करके आपको वैक्सीनेशन दी जाए। That less than 10% of people have opted for Covaxin nationally is the proof that vaccine uptake is directly related to the availability of trial data. अगर ट्रायल डेटा लोगों के सामने नहीं है, मीडिया ने तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कोवैक्सीन के बारे में लिखी है, तो सरकार को इसका डेटा जो है वो लोगों के सामने रखना चाहिए, पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए, ताकि अगर ये वैक्सीन सेफ़ हैं तो लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर इसके कोई इश्यूज़ हैं तो इसके बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। जितनी इन्फॉर्मेशन आप सही से राइट अमाउंट में और अच्छी सिंपल भाषा में आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस जो है वो लोगों का वैक्सीन के ऊपर इंक्रीज़ होगा। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक। आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है द एब्सर्डिटी ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। द हिंदू में ये आर्टिकल को प्रिंट किया गया है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इसका बहुत गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। पुडुचेरी की बात करें तो अभी पुडुचेरी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। आज की जो एक खबर है वो ये है कि पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो अप्लाई कर दिया गया है। अब एक सिस्टम जो हमें देखने को मिली, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली है, कर्नाटका में भी देखने को मिली है, वो ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की जब बात आती है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट व्हाट इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन। कल ही जब हम नेपाल के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपको एक मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के टाइम पर क्या होता है कि कोई एक्स पार्टी है जो रूलिंग पार्टी थी, वाई पार्टी जो है वो अपोजिशन में थी, तो कुछ भी करके पैसे देकर या फिर कोई दूसरी लालच या फिर ऑफर देकर वाई ने क्या किया, एक्स के कुछ एमएलएज जो हैं उनको रेजिग्नेशन दिलवा दिया। एक्स के कुछ एमएलएज ने रेजिग्नेशन दे दिया, तो फाइनली एक्स पार्टी की जो मेजोरिटी थी वो मेजोरिटी हाउस में नहीं रहती हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये पार्टी जो है वो हार जाती हैं और फिर से इलेक्शंस और ये सारी चीज़ें। इसको कई बार हॉर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि पैसे देकर एमएलएज को या फिर एमपीज को खरीदना। ये एक बहुत ही भयानक ट्रेंड हमारी डेमोक्रेसी में हमें देखने को मिला है। द एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द 10th शेड्यूल इन 1985 टू कॉम्बैट द इविल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन। पॉलिटिकल डिफेक्शन को रोकने के लिए, पॉलिटिकल डिफेक्शन यानी कि आप किसी को धोखा देते हैं। डिफेक्शन का मतलब ऐसा ही कुछ होता है कि किसी को धोखा देना या फिर आप जिस पार्टी के साथ हैं उसके विरुद्ध में एक्शन लेना। तो इस प्रकार का जो बिहेवियर है इसको रोकने के लिए 10th शेड्यूल में 1985 में ये एंटी डिफेक्शन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ ताकि आपको इस प्रकार के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी पता चले। द मेन पर्पस वॉज टू प्रिजर्व द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इसका मेन पर्पस क्या था, स्टेबिलिटी, सरकार की स्टेबिलिटी रहे। कोई भी आकर कोई भी आपका एमपी, कोई भी एमएलए जो हैं वो आपकी पार्टी को छोड़ दें और फिर एक इंस्टेबिलिटी आ जाती है। लोगों ने वोट देकर एक सरकार को इलेक्ट किया और फिर कुछ महीनों के बाद कुछ लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिया, ये सारी चीज़ें हो जाए तो फिर से इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, कितना खर्च होता है, कितना टाइम वेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें ना हो। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया था। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई व्यक्ति हो, एमएलए जिसको हम कहते हैं, वुड बी डिस्क्वालिफाइड from their office if they voted on any motion contrary to the directions issued by their party.
कांग्रेस के एमएलए हैं, बीजेपी के एमएलए हैं, XYZ किसी भी पार्टी के एमएलए, अगर कांग्रेस ने ये बताया है कि ये पर्टिकुलर बिल जो है, लेट्स से फार्म लॉज, तो फार्म लॉज के ऊपर बीजेपी ने अपने सभी एमएलएज को, सभी एमपीज को बता दिया होगा कि आपके स्टेट लेजिस्लेचर में या फिर पार्लियामेंट में ये फार्म लॉ के साथ जुड़ा हुआ कोई भी बिल प्रेजेंट किया जाता है तो मेक श्योर कि आप उसको यस दें, आपको नो नहीं देना है, आपको यस को सपोर्ट करना है। तो वही चीज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेंगे, वही चीज़ एमएलए करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने बता दिया है। सेम थिंग गोज विद कांग्रेस, सेम थिंग गोज विद बीएसपी या फिर XYZ, जो भी पार्टी है वो अपने एमएलएज को, एमपीज को पहले से ही बता देती हैं कि आपको आप पार्टी का जो स्टैंड है एक पर्टिकुलर लॉ को लेकर वो क्या है, वो सपोर्ट कर रही है या फिर उसका विरोध कर रही है, यू नो। तो यही चीज़ एमपी और एमएलए को फॉलो करनी है, आप उसके विरोध में कुछ नहीं कर सकते। The provision was not limited to confidence motions or money bills, which are quasi-confidence motions. It applies to all votes in the House on every bill and every other issue. ये सिर्फ कॉन्फिडेंस मोशन या फिर मनी बिल के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है, ये सभी जो भी प्रकार के वोट्स होते हैं पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबली में, हर एक बिल के ऊपर, हर एक इश्यू के ऊपर जो पार्टी कहती है वही चीज़ आपको करनी है। और ये सिर्फ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली की बात नहीं है, राज्यसभा जिसका कोई भी इम्पैक्ट सरकार के ऊपर नहीं होता है। अगर राज्यसभा में आपकी मेजोरिटी नहीं है, लोकसभा में मेजोरिटी चाहिए अगर आपको सरकार में आना है तो, राइट, इफ़ यू वांट टू फॉर्म द गवर्नमेंट आपकी लोकसभा में मेजोरिटी होनी चाहिए। सेम थिंग गोज विथ स्टेट, जो राज्य की विधानसभा है, तो विधानसभा में आपकी मेजोरिटी होनी चाहिए। ये विधान परिषद यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका कोई भी सरकार के फॉर्मेशन में इतना रोल नहीं रहता है, लेकिन वहाँ पर भी इस चीज़ को अप्लाई किया गया है। ये सारी चीज़ें स्टेबिलिटी के नाम पर की गई है। अब इसका मतलब क्या है, इसकी इम्पैक्ट हमारे जीवन के ऊपर क्या होती है? हमारे जीवन के ऊपर ये इम्पैक्ट होती है, आपके शहर के या फिर आपके टाउन के जो एमएलए हैं या फिर आपके एरिया के जो एमपी हैं, राइट, उसका कोई भी अधिकार ही नहीं रहता। उसका जो फ्रीडम है जजमेंट का वो चला जाता है। उसको आंख बंद करके पार्टी ने जो आदेश दिया है उसी आदेश को फॉलो करना पड़ता है। और ये जो डेमोक्रेसी है हमारी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि मैं और आप हर रोज़ अपना काम फिनिश करके पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव की बिल्डिंग में नहीं जाते हैं कि भाई देश के लिए, राज्य के लिए किस प्रकार के लॉज होने चाहिए। हमने एक ऐसे सिस्टम क्रिएट किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो हम क्या करते हैं कि हम लोगों को इलेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम वोट देकर हमारे प्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि हम कहते हैं, तो दिस आर द पीपल, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये लोग का मेन काम ही यही है कि हमारे हित के लिए काम करना। हमारा जो एरिया है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके क्या इश्यूज़ हैं, ये सारे इश्यूज़ को राज्य या फिर देश के सामने रखना और उनका कोई सॉल्यूशन निकालना, ये इनका मेन काम है। लेकिन इनका काम जो है वो काम किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि पार्टी ने जो तय किया है वही चीज़ इनको आंख बंद करके फॉलो करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ दिस एंटी डिफेक्शन लॉ। MPs एंड MLAs आर एजेंट्स ऑफ वोटर। ये हमारे एजेंट्स हैं। ये एजेंट्स को हमने वोट करके वहाँ तक बैठाया है, हमने वहाँ तक पहुँचाया है, राइट। और ये अगर वोटर्स चाहते हैं कि ऐसी चीज़ ना हो तो भी ये MPs और MLAs कुछ नहीं कर सकते। उनको अगर MPs और MLAs को पता है कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन पार्टी ने कह दिया है कि नहीं वो नहीं करना है, तो फिर ये MPs और MLAs कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। USA में चीज़ें कुछ अलग हैं। आपको पता है कि USA के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके खिलाफ जो इम्पीचमेंट, सेकंड इम्पीचमेंट एक ट्रायल चल रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन, तो रिपब्लिकन्स में से 7 लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, अपनी ही पार्टी का एक प्रेसिडेंट था उसके खिलाफ ही 7 लोगों ने वोटिंग किया। लेकिन क्या उनको फिर पार्टी में से निकाला गया? नो। क्या उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन ली गई? नो। क्या पार्टी ने कोई एक्शन ली? नहीं, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये स्वतंत्रता है वहाँ पर कि आपको लोगों ने इलेक्ट करके वहाँ तक पहुँचाया है, तो फिर आपको जो सही लगता है वो आप करें। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी का जो डिसीजन है वो राइट ना हो। आपको लगता है कि आपने जो आप एज एन
अगर आप एमएलए हैं या फिर एमपी हैं तो आपको लगता है दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, लेकिन वो चीज़ आप यहाँ पर नहीं कर सकते। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी की जो चेन है ये यहाँ पर टूट जाती है। दिस मीन्स दैट एनी वन फ्रॉम द party having a majority in the legislature, which is by definition the party forming the government, is unable to hold the government accountable. आपके एमएलएज जो हैं, आपके एमपीज जो हैं, वो सरकार को रिस्पॉन्सिबल, या फिर एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, आपके मिनिस्टर्स और आपके जो कैबिनेट में बैठते हैं, जो फाइनल डिसीजंस लेते हैं, तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इन एमपीज़ के प्रति, क्योंकि लेजिस्लेचर के प्रति उनकी एक अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन वहाँ पर फिर पार्टी का रोल बढ़ जाता है। पार्टी ने जो किया वो आपके एमपीज़ कहेंगे, आपके एमपीज़ जो हैं वो विरोध में नहीं जा पाएंगे। तो ये सिचुएशन है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जा रहा था, जब हम इसको बना रहे थे, उस टाइम पर BR आम्बेडकर साहब ने ये बताया कि दो ऑप्शंस थे, या तो हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो करें या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करें। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो है उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो कम होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है उसमें अकाउंटेबिलिटी को ज़्यादा जोर दिया गया, स्टेबिलिटी जो है उसको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस में इम्पोर्टेंट है, स्टेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्टेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की जब भी बात आई तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने इसलिए चूज़ की क्या, ताकि हम ज़्यादा एक अकाउंटेबल सरकार को बना सकें। लेकिन जो उस टाइम पर ड्राफ्ट कमेटी ने या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग जो थे, उन्होंने जो सोचा था उसका एक टोटली डिफरेंट वर्जन हमें अब देखने को मिलता है, और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड नहीं करती है। स्टेबिलिटी के नाम पर जो हम ये कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं, एज वी कैन सी, अभी तक जो हमारी डिस्कशन है उसे आपको पता चल गया होगा कि इस सिस्टम से, ये एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से अकाउंटेबिलिटी तो रहती ही नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी भी नहीं रहती है। जैसे मैंने आपको बताया, हॉर्स ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारी सिस्टम के लिए काफ़ी डेट्रीमेंटल है, ये नुकसान कारक है। इसको लेकर कुछ बदलाव डेफिनेटली होने चाहिए। न्यूज़ इज़ डिफरेंट, ट्रीट इट डिफरेंटली। इकोनॉमिक टाइम्स का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ना। डियर फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हर रोज़ मैसेज करते हैं कि डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस को फिर से स्टार्ट किया जाए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ। एक चीज़ जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि द हिंदू एनालिसिस में कुछ न्यूज़ आइटम्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड या फिर इकोनॉमिकल वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई, वो मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा कब से मैं वो स्टार्ट करूँगा, बट गिव मी फ्यू डेज टाइम। अगर ये फिजिबल हुआ, अगर ये पॉसिबल हुआ तो आई विल ऐड इट इन द न्यूज़ सेक्शन। वहाँ पर हम कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट ऐसे न्यूज़ आइटम्स को डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स द बेस्ट आई कैन डू फॉर यू गाइज। तो गिव मी फ्यू डेज, मैं इसके साथ जुड़ी हुई अपडेट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब इकोनॉमिक टाइम्स का ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अभी सरकार ने डिजिटल न्यूज़ पोर्टल, सोशल मीडिया और जो OTT है या फिर स्ट्रीमिंग एंटरटेनमेंट सर्विसेज हैं, इसको लेकर नई गाइडलाइंस इश्यू की हैं। कल मेरे कलीग अंकित अग्रवाल ने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, वो एक डेडिकेटेड वीडियो है इस टॉपिक को लेकर। यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक विषय है, सबसे बड़ा जो इश्यू है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ न्यूज़। अब सरकार ने क्या किया, डिजिटल न्यूज़ पोर्टल जो हैं इसको भी नए रूल्स के तहत ऐड कर दिया है। और जो रेगुलेटरी बास्केट हैं कि देखिए, सोशल मीडिया को रेगुलेशन की आवश्यकता है। सोशल मीडिया कंपनीज क्या करती हैं, व्हाट्सएप में किसी ने कोई भी वीडियो क्रिएट किया या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल क्रिएट किया और उसको वायरल कर दिया, उसको शेयर कर दिया, और फिर लोग इसको शेयर कर देते हैं और लोग इसको सच मानने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं फेक न्यूज़। तो राइट, तो फेक न्यूज़ या फिर डेरोगेटरी कमेंट्स हैं, ऐसी कुछ भड़काऊ भाषण एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें लोगों ने वायरल कर दी और फिर लोग इसको सच मानने लगते हैं और इससे झगड़ा भी होता है, मर्डर भी होता है, राइट्स होता है। ये सारी चीज़ें हमने हमारे देश में देखी है। तो ये फेक न्यूज़ का कहर जो है उसको तो रोकने की आवश्यकता है। और जब भी ऐसी चीज़ होती है तो सोशल मीडिया ये कह देती है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर सिंगल और सिग्नल व्हाटएवर, तो लेट्स से व्हाट्सएप या फिर फेसबुक या फिर ट्विटर, वो ये कह देते हैं कि ये तो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है, हमें पता नहीं है किसने इसको स्टार्ट किया एक्सेट्रा, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, इस प्रकार के बहाने वो निकाल देते हैं। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसमें बदलाव की आवश्यकता है। एंटरटेनमेंट सर्विसेज के बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन न्यूज़ जो हैं, अभी मैं इकोनॉमिक टाइम्स या फिर हिंदू न्यूज़पेपर जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ूँ या फिर ऑफलाइन पढ़ूँ, मैं तो हिंदू न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा हूँ। तो फिजिकल न्यूज़पेपर के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग और डिजिटल न्यूज़पेपर या फिर डिजिटल न्यूज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग कैसे हो सकते हैं? ये एक बहुत ही इलॉजिकल डिसीजन लिया है सरकार ने।
दूसरी चीज़ कि जो मीडिया की स्वतंत्रता है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी परछाई डालने की कोशिश की है यहाँ पर सरकार ने, या फिर ये एक बहुत ही इलॉजिकल डिसीजन है कि आप कैसे गाइडलाइंस में डिजिटल न्यूज़ पोर्टल्स को आप इसमें कैसे रख सकते हैं। डिजिटल न्यूज़ मीडिया इज़ नाउ अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है? मीन्स ऑफकोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप न्यूज़ को ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन न्यूज़ आर न्यूज़। न्यूज़ जो सच हैं, जो जैसे हैं वैसे हमारे सामने मीडिया कंपनीज रखती हैं। अब वो क्या न्यूज़ है, क्या व्यूज़ है, वो टोटली हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। वी हैव टू एनालाइज इट। दूसरी चीज़, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स आर सिमिलर फॉर न्यूज़ पोर्टल्स एंड साइट्स दैट होस्ट यूज़र जनरेटेड कंटेंट। जैसे कि सोशल मीडिया है, ये यूज़र जनरेटेड कंटेंट है। तो सोशल मीडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यही रूल्स एंड रेगुलेशंस, यही ग्रीवियंस के रूल्स, ग्रीवियंस यानी कि अगर आपको कोई शिकायत है, कंप्लेन है, तो जैसे एक सोशल मीडिया की प्रोसेस सरकार ने तय की है, वही प्रोसेस न्यूज़ पोर्टल्स के ऊपर लगाई जाएगी। दिस इज ऑल्सो नॉट लॉजिकल। An oversight authority meant by government officials will be the apex of the regulatory pyramid. Under it will be a self-regulating body headed by a retired judge. एक नज़र रखने वाली जो अथॉरिटी है वो कौन अपॉइंट करेगा? सरकार। यानी कि न्यूज़ जो है, डिजिटल न्यूज़ के ऊपर एक इसको चेक करने का, इसको मॉनिटर करने का काम जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार करेगी। ये जो ओवरसाइट बॉडी है, इनके पास सुओ मोटू पावर्स होंगे, यानी कि अगर वो किसी चीज़ को लेकर खुश नहीं है तो वो मीडिया प्लेटफॉर्म को बुला सकते हैं, उनको हाज़िर रहने के लिए एक ऑर्डर दे सकते हैं कि आप यहाँ पर आइए, उनको समन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। डिजिटल न्यूज़ पोर्टल जो हैं इस प्रकार की सिचुएशन जो आज़ादी है फ्रीडम की, प्रेस के जो फ्रीडम की, प्रेस की जो स्वतंत्रता है, ये डेफिनेटली हैम्पर होगी। इसके अलावा द नोटिस सेज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स शुड बी फॉलोड बाय डिजिटल न्यूज़ मीडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बाहर निकालेगी वो डिजिटल न्यूज़ मीडिया को फॉलो करनी पड़ेगी। तो दिस इज़ नॉट राइट। स्टेक होल्डर्स जो हैं, न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स, लोग, इन सभी के साथ इसकी कंसल्टेशन होनी चाहिए बिफोर फाइनलाइजिंग रूल्स ऑन दिस न्यूज़। अब बात करें क्रिएटिव कंटेंट की। सोशल मीडिया के बारे में तो चीज़ें क्लियर हैं। ये एंटरटेनमेंट सर्विसेज, खास करके जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी सीरीज़ और ये सारी तांडव एक्सेट्रा ने जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की हैं। अब हमारे देश में बहुत सारे, आप यू विल एग्री विथ मी, आई होप के बहुत सारे ऐसे एक्टर्स राइट जिनको मेन फिल्म्स जो हैं, कमर्शियल फिल्म्स में शायद रोल ना मिले फॉर वेरियस डिफरेंट रीजंस, चाहे नेपोटिज्म हो, भाई भतीजावाद, या फिर जो भी कारण हो, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने सारे फिल्म्स आ रहे हैं, कितने सारी सीरीज़ आ रही हैं, तो इसमें बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है राइट। नए नए एक्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और लोग पसंद भी करते हैं ऐसे नए एक्टर्स को, उनका काम अच्छा है, इसलिए स्टोरी अच्छी होती है, ये सारी चीज़ें। अब मान लीजिए कि रूलिंग पार्टी को कोई पर्टिकुलर सीरियल से या फिर कोई सीरीज़ है उसके साथ कुछ, लेट्स से रूलिंग पार्टी के खिलाफ किसी ने RSS या फिर BJP, एंटी BJP या फिर एंटी RSS टाइप ऑफ कोई सीरीज़ बना ली, तो फिर इनको कंट्रोल करने वाले लोग कौन होंगे? ब्यूरोक्रेट्स होंगे। अब ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भले ही हम कहते हैं कि वो न्यूट्रल होने चाहिए, लेकिन इवेंचुअली ये सारी कमिटीज़ में कौन से ब्यूरोक्रेट्स को सरकार अपॉइंट करेगी? वे ब्यूरोक्रेट्स जो रूलिंग पार्टी की तरफ एक झुकाव रखते हैं। तो क्या ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके अंदर इतना टॉलरेंस होगा, इतना क्रिएटिव कंटेंट के लिए क्या वो राइट व्यक्ति होंगे चीज़ों को फिल्टर करने के लिए? तो ये एक बहुत बड़ा एक इश्यू हो सकता है। हमारा जो एक नया स्पिरिट हमें देखने को मिल रहा है, नया क्रिएटिव कंटेंट का स्पिरिट, उसको ये हैम्पर हो सकता है। सोशल मीडिया के ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम वेलकम करते हैं, इट्स अ गुड थिंग। और सोशल मीडिया हर बार बच नहीं जा सकती, ऐसा नहीं कह सकते कि वो सेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, कौन व्यक्ति कौन कंटेंट क्रिएट करता है उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ हो रहा है देन यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट आज का टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी फॉर इकोनॉमिक रेजिलियंस। अभी बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को एड्रेस करते हुए शक्तिकांत दास साहब ने ये बताया कि जो सेंट्रल बैंक है RBI जो है वो रिकवरी के लिए
और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए वो देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स के बारे में बातचीत की। एक चीज़ जो मिस कर गए वो है सोशल सेफ्टी नेट। इसमें हेल्थ केयर, आवास योजना या फिर लोगों को रहने के लिए घर, खाने पीने की चीज़ें, ये सारी चीज़ों के बारे में बातचीत नहीं की। देखिए, किसी भी देश को अगर तरक्की करनी है, इकोनॉमी को तरक्की करनी है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, कॉरपोरेट फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन हेल्थ केयर, सोशल सेफ्टी, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, राइट। और हमने देखा कि लॉकडाउन के टाइम पर कैसे बहुत सारे गरीब लोग जो हैं वो शहरों में जो काम करते थे वो शहर छोड़कर वापस चले गए अपने गांव में, क्योंकि ना तो उनको कोई फूड सिक्योरिटी मिल रही थी, ना तो उनको रहने के लिए जगह थी। तो वो चल के हज़ारों किलोमीटर का सफ़र जो है उन्होंने तय किया। गांव की बात करें तो गांव में तो MG नरेगा की वजह से बहुत सारे लोगों का थोड़ा बहुत जो एक सर्वाइवल है वो हो गया। लेकिन अर्बन एरिया को लेकर हमारे देश में ऐसी कोई ख़ास स्कीम नहीं है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि एक अर्बन MG नरेगा का एक अर्बन वर्जन जो है वो सरकार लॉन्च कर सकती है, लेकिन इसको जल्द से जल्द डिज़ाइन करके हमें लॉन्च करना चाहिए। और इसको ऐसी एक सिस्टम हमें बनाने की आवश्यकता है कि फ्यूचर में अगर इस प्रकार की कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो तो अर्बन एरिया में रहने वाला जो गरीब व्यक्ति है उसको अपने गांव वापस ना जाना पड़े, उसको खाने पीने की, रहने की, हॉस्पिटल, ये सारी फैसिलिटीज़ मिले। तो ये सारी चीज़ों के बिना जो रिकवरी है, इकोनॉमिक रिकवरी 100% नहीं हो सकती। इसको हम मिस बिल्कुल नहीं कर सकते। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड टुडे डियर फ्रेंड्स। ये हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स। प्लीज़ PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। हमारे UPSC के कोर्स के ऊपर भी मंथ एंड सेल चल रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।